दोस्तों, क्या आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप दिन में कम से कम समय देकर, लगभग 15 मिनट देकर मंथली इनकम कमा सके, वो भी कंसिस्टेंटली? तो आज की वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें हम मंथली इनकम कमा सकते हैं, वो भी सेफली ईटीएफ में ट्रेड करके और दिन में कम से कम समय देके। लगभग दिन में हमें 15 मिनट देने हैं और आराम से हम ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको महेश सर द्वारा बनाई गई एक अमेजिंग स्ट्रेटेजी, जो है ईटीएफ की दुकान, ईटीएफ शॉप। तो जिन लोगों ने महेश सर का वीडियो देख लिया है उन्हें भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारे एनहांसमेंट्स आप लोगों के लिए किए हैं और इस स्ट्रेटेजी को अपने पर्सपेक्टिव से समझाया भी है, इसकी बैक टेस्टिंग की है, उसके रिजल्ट्स क्या है वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको बैक टेस्टिंग जानना जरूरी है कि क्या रिजल्ट्स आए हैं पास्ट में, ताकि उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सके कि ये स्ट्रेटेजी आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रेटेजी का नाम बड़ा यूनिक है, ईटीएफ की दुकान। इसमें दुकान वाली क्या बात है? तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक नॉर्मल रियल दुकान कैसे काम करती है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि ये वाली ईटीएफ की शॉप उस दुकान से कैसे बेहतर है। तो सबसे पहले जो शॉपकीपर है, जो दुकान खोलना चाहता है, उसे एक फिजिकल स्पेस चाहिए जहां पे वो अपना वो सामान रख सके जो उसे बेचना है। या तो वो स्पेस को खरीदेगा या फिर रेंट करेगा, यानी कि वहां पे एक बड़ा खर्चा आने वाला है। उसके बाद उसे सप्लायर्स ढूंढने होते हैं जिनसे वो आइटम्स ले सके, जो कि उसे अपनी दुकान में रखने हैं और वहां से बेचने हैं। उसके बाद जब उसने सामान रख लिया अपनी दुकान में, फिर करनी पड़ती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, क्या सामान अभी दुकान में है, क्या बिक गया है, कितने में क्या खरीदा, कितने में क्या बेचा, ताकि वो प्रॉफिट लॉस सब कुछ कैलकुलेट कर सके, क्या नया सामान मंगाना है। तो वो सारी चीजें उसे डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं। और उसे शॉप खोलनी पड़ती है हर रोज सुबह से लेकर रात तक, ताकि किसी दिन कस्टमर आएगा, किसी दिन नहीं आएगा, किसी दिन सुबह आएगा, किसी दिन में आएगा, कभी शाम को, कभी रात को, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कस्टमर आएंगे। तो सब कुछ केटर करने के लिए पूरा एक लंबा दिन का टाइम देना पड़ता है, ताकि जब कस्टमर आए तब आप उसे बेच सकें। वो अपनी शॉप की टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे नहीं मिल पाती उसे। फिर जो कस्टमर आएंगे, कई लोग तो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आते हैं, सामान देखा, खरीदा नहीं और चले गए। तो काफी चैलेंजिंग और साइकोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं कुछ अपने जानने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को जानता हूँ जो शॉप चला रहे हैं, और ये सारे चैलेंजेस उन्होंने मुझे बताए हैं, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और आप भी ये रिलेट कर पाएंगे, आप भी कई बार खुद शॉप में जाते होंगे, सामान नहीं खरीदते होंगे, तो शॉपकीपर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए तो उसे कितना कैसा लगता होगा। फिर कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो बार्गेन करते हैं, अपनी प्राइस पे अड़ जाते हैं, तो उनसे भी डील करना पड़ता है। और अगर वो ठीक से डील नहीं करता अपने कस्टमर से, उसे ये डर भी लगा रहता है कि कोई नई दुकान खुल गई है या कोई एग्जिस्टिंग दुकान है उसके आसपास सेम चीज जो बेच रही है, उसके कस्टमर वहां जाके सामान ना खरीद ले। तो ये एक डर हमेशा बना रहता है। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस। तो अगर आप ऐसी दुकान के बारे में सोच रहे थे जो आप अपने लिए सेटअप कर सके, लेकिन ये सारे हैसल आपको नहीं चाहिए, तो ईटीएफ की दुकान है इसका आंसर। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ईटीएफ की दुकान को कैसे सेटअप करते हैं, और सिर्फ दिन के 15 मिनट तक देने होते हैं आपको, और आप इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बहुत आसान है ये समझना, और जो मैंने गूगल शीट आपके लिए बनाई है उसने तो और भी आसान कर दी है आपकी सारी चीजें जो आपको इस स्ट्रेटेजी में करनी होती है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमें प्रॉफिट्स आते रहते हैं, यानी कि हमारा पैसा जो है रोटेट होता रहता है, हम माल खरीदते रहते हैं, माल बेचते रहते हैं। माल यहाँ पे ईटीएफ की बात हो रही है। चलिए अब बात करता हूं मैं स्ट्रेटेजी क्या है। तो हमने समझ लिया कि एक दुकान के साथ क्या चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस यहाँ ईटीएफ की शॉप में नहीं आते। आप एक एक पॉइंट को सोचेंगे, और ईटीएफ क्योंकि हम ऑनलाइन करते हैं एक सिंपल डीमैट अकाउंट के साथ, तो आप अगर वो सारे चैलेंजेस कंपेयर करेंगे ऑनलाइन डीमैट में ट्रेडिंग करने से, तो आपको पता चलेगा कि वो सारे चैलेंजेस यहाँ नहीं होते। अब मैं बात करता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें वो ईटीएफ होंगे जिनके डेली वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, मतलब उनमें ट्रेड करना आसान होगा, लिक्विडिटी होगी। फिर हमारी शीट, जो गूगल शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जो महेश सर से मैंने इंस्पायर होकर बनाई है, उसमें हमें दिखेगा कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है ईटीएफ का, और उसका लास्ट 20 डेज का मूविंग एवरेज क्या चल रहा है, जो भी क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे मूविंग एवरेज निकलता है वो क्या चल रहा है। और उन दोनों को कंपेयर करके हम ये पता करेंगे कि इन सारे ईटीएफ में अपने 20 डे डीएमए से सबसे ज्यादा ईटीएफ कौन सा गिरा हुआ है, यानी कि सबसे सस्ता अवेलेबल है। क्योंकि ईटीएफ के साथ ये होता है कि वो बास्केट ऑफ शेयर्स होते हैं, उसमें अलग अलग शेयर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेयर नहीं होता है। और ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके बारे में और जानना हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो ये बास्केट ऑफ शेयर होता है जिसमें कई सारे शेयर्स एक साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का ईटीएफ की बात करूं, तो जो भी निफ्टी 50 में शेयर्स हैं वो ईटीएफ में भी होंगे। यानी कि आप एक शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप एक बास्केट में लगा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कोई शेयर उठ रहा होता है, कभी कोई गिर रहा होता है, तो इसके प्राइस धड़ाम से कभी नहीं गिरते हैं। तो इसके प्राइस स्टेडी रहते हैं, कभी धीरे धीरे गिरते हैं, फिर कभी धीरे धीरे उठते हैं। और उसी का फायदा हमें मिलता है कि ज्यादा ये गिरते नहीं है, इसलिए हमारा पैसा ज्यादा फंसता नहीं है, और हम
पीसफुली रहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टेड मनी है बहुत नेगेटिव में नहीं चला गया है, जो कि अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स लेते हैं उसमें चांसेस हैं कि वो 30 40 50% तक भी नीचे चला जाए, और आपकी सारी डिपेंडेंसी जो भी उसमें कैपिटल लगा है उसी शेयर पे डिपेंड करेगा कि जब वो ऊपर आएगा तब आप उसे बेच सकेंगे। लेकिन क्योंकि ईटीएफ एक बास्केट होता है, उसमें अगर से निफ्टी 50 के 50 शेयर्स है उसमें से 10 गिर गए हैं लेकिन बाकी 40 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ईटीएफ अच्छा परफॉर्म करेगा। इस तरह से चलता है। और निफ्टी 50 के अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप गूगल शीट में देख पाएंगे, अलग अलग इंडाइसेस पे बेस्ड हैं, वो अलग अलग थीम्स पे बेस्ड हैं, जिसमें मल्टीपल शेयर्स एक ही ईटीएफ में होते हैं। तो आप शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, आप उसकी बास्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड में जैसे इन्वेस्ट होता है। तो जब आप शीट चेक करेंगे, जिस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है उस दिन आप जब शीट खोलेंगे वहां पे आपको रैंकिंग दिखेगी। साथ में मैं आपको शीट भी दिखाते हुए चलता हूं। तो सबसे पहला स्टेप है एलिजिबल ईटीएफ फॉर बाइंग में देखना है न्यू ईटीएफ में। न्यू ईटीएफ का मतलब है जो ईटीएफ हमने अभी तक खरीदे नहीं है अपने डीमैट अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको रैंक 1 से लेके 5 तक मिल जाएंगे। और रैंकिंग किस तरह से की है, वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से जो सबसे ज्यादा गिरा है वो रैंक 1 है, जो उससे थोड़ा कम गिरा है वो 2 है, और इसी तरह से जो सबसे कम गिरा है टॉप 5 में वो रैंक 5 है। तो यहाँ आपको रैंक्स दिख रही हैं, परसेंटेज दिख रही है, और ये सारी कैलकुलेशन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के टेबल में हो रही है। आप ईटीएफ के कोड्स देख सकते हैं, उनका अंडरलाइंग एसेट देख सकते हैं, और ये फॉर्मूला से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैनुअली बैठ के मैं इसे अपडेट करूंगा, फॉर्मूला से, गूगल फाइनेंस के फॉर्मूला से वो डेटा पुल कर रहा है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 20 डे डीएमए क्या चल रहा है, और उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे परसेंटेज वाइज फॉर्मूला से निकाल दिया हमने। तो सबसे ज्यादा जो गिरा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एसबीआई का जो आईटी, निफ्टी आईटी का ईटीएफ है वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है आज की डेट में, इस वक्त करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब गूगल फाइनेंस में थोड़ा डेटा डिलेड होता है अप टू 20 मिनट्स, तो आप रियल मार्केट में चेक करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो भी आ रहा है हम उसे खरीद सकते हैं। तो जो रैंक 1 पे आ रहा है पहले दिन आपको उसे खरीद लेना है, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज्यादा 20 डीएमए से गिरा है, यानी कि कंपेरेटिवली वो सबसे सस्ता अवेलेबल है, तो उसे खरीद लेना है। ये पहला स्टेप हो गया आपका। और कब खरीदना है, अब जैसे मैंने कहा 15 मिनट देने आपको दिन के, तो आप चूज कर सकते हैं कि किस वक्त आप करना चाहेंगे ये डेली बेसिस पे। आप चाहें तो एक फिक्स टाइम रख सकते हैं हर दिन के लिए कि मॉर्निंग में मैं 11 बजे चेक करूंगा, या फिर आप आफ्टरनून में, जो मैं प्रेफर करूंगा कि 2:30 के बाद आप चेक करें, ताकि मार्केट में दिन भर में जो भी उथल पुथल होनी थी वो हो चुकी हो, और शाम को हमें जो प्राइस सेटल हुए हैं उसके हिसाब से दिख जाए कि ओके ये कंडीशन है, और हम उसके हिसाब से रैंकिंग देख सकें। तो 2:30 आप अपना टाइम रख सकते हैं, या उसके बाद कभी भी। मार्केट 3:30 PM तक खुला रहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, आई होप ये आपको पता होगा। और किसी भी दिन हम मैक्सिमम एक ही ईटीएफ खरीदेंगे। जो पहला भी मैंने कंडीशन बता दिया, जो टॉप रैंक्स में आएंगे, रैंक 1 पे आएगा वो खरीदेंगे। अगर वो खरीद लिया तो 2 3 4 5 से हमें कोई मतलब नहीं, उस दिन हम कुछ और नहीं खरीदेंगे। एक ईटीएफ खरीद लिया, उस दिन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर आगे चलते हुए आपका कोई सेलिंग के लिए अवेलेबल है, कोई ईटीएफ आपका टारगेट मीट कर रहा है, तो सेल भी करेंगे, लेकिन खरीदने के लिए एक दिन में मैक्सिमम एक ही ईटीएफ रखेंगे हम। उसके बाद आपने पहले दिन खरीद लिया, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर से ये शीट खोलनी है। जो भी आपने टाइम रखा है, से 2:30 रखा है, 2:30 पे आएंगे, आप शीट खोलेंगे। तो अगर सेकेंड डे भी यही लिस्ट इस तरह से आ जाती कि एसबीआई ईटीएफ रैंक 1 पे होता, कोटक आईटी रैंक 2 पे होता, तो आपको, क्योंकि एसबीआई ईटीएफ आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, उसको नहीं खरीदना है। कोटक आईटी को आपको खरीदना है, क्योंकि वो आपके लिए एक नया ईटीएफ है। इससे क्या होता है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है अलग अलग ईटीएफ में, जिससे हमें लीफो की पावर मिलती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज एसबीआई ईटीएफ सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, कल हमने खरीद लिया, आज एसबीआई ईटीएफ गिरा है लेकिन कोटक आईटी भी गिरा हुआ है, तो कोटक आईटी हम खरीदेंगे, वो एसबीआई ईटीएफ के मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही हमें मिलने वाला है। तो कोटक आईटी हमारा पहले बिक जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा टारगेट है वो पहले आ जाएगा कोटक आईटी में, और एसबीआई ईटीएफ में उसके बाद आएगा। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम वो ही ईटीएफ खरीदते हैं जो नया आ रहा है इस टॉप रैंक 5 में। हमें यहाँ पे ये बता दूं, महेश सर का जिन लोगों ने वीडियो देखा उसमें टॉप रैंक 3 थे, मैंने रैंक 5 तक कर दिए हैं। उसका भी मैंने स्ट्रेटेजी में लिखा है कि मैंने टॉप रैंक 5 तक क्यों किए हैं, बैक टेस्टिंग के रिजल्ट देखने के बाद मैंने किया। तो डे 2 पे ट्रांजैक्शन करने के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल है। अगर एक नया ईटीएफ रैंक 1 पे आता है तो उसे खरीद लीजिए। अगर रैंक 1 पे एग्जिस्टिंग ईटीएफ है तो रैंक 2 पे देखिए नया ईटीएफ है, उसे खरीद लीजिए। अब मैं सिर्फ पहले 2 दिन की नहीं बात कर रहा हूं, आगे भी जब आपने बहुत सारे ईटीएफ खरीद लिए होंगे उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि हो सकता है टॉप 5 के 5 आपके पास ऑलरेडी हो, ठीक है। तो वो सारा सिनेरियो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो जो आपने ऑलरेडी खरीद लिया, अगर वो रैंक 1 पे आ रहा है इग्नोर, रैंक 2 पे अगर वो आ रहा है जो आपने ऑलरेडी खरीद लिया इग्नोर। तो जो भी न्यू ईटीएफ की कैटेगरी में आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने ऑलरेडी खरीद लिए हैं तो उन्हें नहीं खरीदना है। और इसे आसान बनाने के लिए मैंने ये जो गूगल शीट बनाई है, ये वाली शीट ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगी कि आपने क्या खरीद लिया है और अभी क्या एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आपकी, किस ईटीएफ में होल्डिंग है, आप होल्ड करें मतलब बेचा नहीं है।
उसके लिए ये खरीदा हुआ माल वाली शीट बनाई है, जिसको कैसे अपडेट करना है मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा। ये पूरी शीट में और अच्छे से समझाऊंगा कैसे अपडेट करना है, छोटी छोटी बारीकियों पे आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से अपनी शीट मैनेज कर पाए। ठीक है, तो हमें अब ये समझ में आ गया कि न्यू ईटीएफ की कैटेगरी में हम तब तक खरीदते रहेंगे जब तक वो हमारे लिए न्यू ईटीएफ है, जो हमारी एग्जिस्टिंग होल्डिंग में नहीं है और जो भी लोएस्ट रैंक पे है। ठीक है, 1 रैंक पे नया ईटीएफ है तो वो लेंगे, 2 रैंक पे नया है तो वो लेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, यहाँ पे परसेंटेज ही आपको दिख जाएगा। थर्ड सिनेरियो है कि जो भी टॉप 5 रैंक में ईटीएफ्स हैं वो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं पहले ही। उस केस में क्या करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में देखना है जो भी आपने खरीदा है उसमें पिछले परचेज प्राइस, जो भी आपने लास्ट परचेज प्राइस था उस ईटीएफ का जब आपने खरीदा, उससे आज के दिन में वो कितना गिरा हुआ है। तो जो भी ईटीएफ -2.5% से ज्यादा गिरा हुआ है वो एलिजिबल होगा बाइंग के लिए। ठीक है, अगर -2.5% से कम गिरा हुआ है सारे ईटीएफ और नया ईटीएफ भी नहीं आया, उस दिन कुछ नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ये जो थर्ड सिनेरियो है, जो 2.5% से ज्यादा गिरा होगा और उसमें भी रैंकिंग होगी कि एक 2.5% गिरा है, एक 3% गिरा है, एक 3.5% गिरा है, यानी कि 3 आ रहे हैं मेरे पास जो गिरे हुए हैं। तो इसमें से मैं 3.5% जो गिरा है वो लूंगा, यानी कि फिर से अगेन मैं सबसे सस्ता वाला ढूंढ रहा हूं और वो लूंगा। तो ईटीएफ में क्या होता है, आप सस्ता इसलिए खरीद सकते हैं, एवरेज डाउन इसलिए कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बास्केट ऑफ शेयर है। इसमें वो रिस्क नहीं रहते जो एक इंडिविजुअल शेयर में हम रिस्क लेते हैं। अगर हम एवरेज डाउन कर रहे हैं, वो कितना नीचे जाएगा हमें पता नहीं, और वो इंडिविजुअल शेयर पे ही पूरा डिपेंड होता है, उसकी परफॉर्मेंस ऊपर आएगा नीचे जाएगा। लेकिन बास्केट ऑफ शेयर में एक शेयर अगर नीचे गिर भी रहा है, उसकी बास्केट के बाकी शेयर ऊपर उठ रहे हैं, तो वो उठा लेगा उसको ऊपर और हमें अपने टारगेट्स मिल जाएंगे। ये ईटीएफ का फायदा है, इसलिए ये सेफ है ज्यादा कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स में ये करने का। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं जब भी मैं ईटीएफ की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं कि क्या हम ये स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है कि आप कोई ऐसा स्टॉक लें जो गिर रहा है और वो और गिरता जा रहा है और 40-50% तक भी गिरने के चांसेस होते हैं, उससे भी ज्यादा गिर सकते हैं स्टॉक्स, यू नेवर नो। यस बैंक का एग्जांपल हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो गिरते गिरते बहुत बॉटम में चले जाते हैं, कभी बार लिस्ट आउट भी हो जाते हैं, डी लिस्ट भी हो जाता है। अगर हमने बहुत सस्ते वाले स्टॉक खरीदे, डी लिस्ट भी हो सकते हैं। वो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं स्टॉक्स में। ऑफ कोर्स वहां पे रिवॉर्ड्स होने के ज्यादा चांसेस भी होते हैं, क्योंकि जब वो उठते हैं तो अच्छे खासे परसेंटेज में उठते हैं। लेकिन रिस्क फ्री और टेंशन फ्री रखने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी ईटीएफ में ही करेंगे, यही मेरा रिकमेंडेशन है। ओके, तो अब हमारा ये सिनेरियो भी हो गया कि कौन सा खरीदना है, और यहाँ पे मैं इस शीट में आपको दिखाऊंगा ऑलरेडी बॉट ईटीएफ। यहाँ पे आपके वो ईटीएफ आएंगे, तो अगर यहाँ रैंक न्यू ईटीएफ में कुछ नहीं आ रहा है तो ही ये ऑलरेडी बॉट ईटीएफ आपको दिखाएगा। ये मैंने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, क्योंकि अगर न्यू ईटीएफ आ रहा है तो हमें न्यू को प्रेफरेंस देनी है, ऑलरेडी बॉट को देखना भी नहीं है। भले ही आपके पोर्टफोलियो में कोई 10% भी गिरा हुआ है ईटीएफ, न्यू को खरीदना है। ओके, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर न्यू उसी कैटेगरी में निफ्टी आईटी का आपने शेयर कोई खरीद रखा था, वो 10% गिरा है, और एक नया निफ्टी आईटी का शेयर आया है, वो भी ऑफकोर्स 10% ही गिरा होगा, क्योंकि दोनों की अंडरलाइंग एसेट सेम है। तो वो 10% पे अगर हम खरीदते हैं, वो 6% जो हमारा इसमें टारगेट होता है वो जल्दी आएगा, वर्सेज अगर आपने जो ऑलरेडी खरीदा हुआ था 10% गिरा हुआ था वो खरीदते तो उसका एवरेज प्राइस चेंज हो जाता, लेकिन वो 6% के प्रॉफिट में आप जल्दी नहीं निकल पाते। इसलिए हम नए को प्रेफर करते हैं, क्योंकि नया वाला 6% जल्दी कवर करेगा और हमारा पैसा फ्री हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा, पैसा भी फ्री हो जाएगा नए परचेज करने के लिए। इसलिए नए को प्रेफर करना है। और जब नया नहीं अवेलेबल होगा, यहाँ पे ऑलरेडी बॉट ईटीएफ में आपको दिख जाएंगे कि कौन सा ईटीएफ है रैंकिंग के हिसाब से, और जो सबसे ज्यादा गिरा होगा वो रैंक 1 पे आएगा, जो उससे कम गिरा होगा रैंक 2 पे। तो उस तरह आपको टॉप 5 रैंक ईटीएफ यहाँ पे दिख जाएंगे। अगेन उस दिन भी आपको सिर्फ एक ही ईटीएफ खरीदना है, भले ही आप न्यू ईटीएफ से खरीद रहे हो या एग्जिस्टिंग से, एक दिन में एक ईटीएफ से ज्यादा नहीं खरीदना है। ये सिनेरियो हो गया। तो किसी दिन ये भी सिनेरियो आ सकता है कि कोई नया ईटीएफ आए ही ना लिस्ट में, और कोई आपका एग्जिस्टिंग शेयर अपने प्रीवियस परचेजिंग प्राइस से, एवरेज प्राइस से नहीं, प्रीवियस परचेजिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल आपने एक ईटीएफ लिया 1 तारीख को और वो कुछ दिनों बाद क्राइटेरिया में फुलफिल हुआ और आपको 10 तारीख को फिर से खरीदने का मौका मिला। तो 10 तारीख का जो परचेजिंग प्राइस है, वहां से हम चेक करते हैं कि 2.5% से ज्यादा क्या गिरा हुआ है। उसके एवरेज प्राइस से नहीं, जो पहला परचेज किया और दूसरा परचेज किया उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आएगा वहां से 2.5% नहीं है, लास्ट परचेजिंग प्राइस से 2.5% हम चेक करते हैं। तो अगर किसी दिन दोनों ही में नहीं आ रहा, एग्जिस्टिंग में भी नहीं और न्यू में भी नहीं, उस दिन हमें कुछ नहीं खरीदना है। उस दिन चिल मारिए, शीट देखते ही आपको पता चल जाएगा ओके कुछ नहीं आ रहा है, उस दिन कुछ नहीं खरीदना है। ऑलराइट, तो बाइंग कब करनी है, किसके सिनेरियो में करनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बाय कर लिया, बारी आएगी उसके बाद सेल करने की। जो हम होल्ड कर रहे हैं उनको सेल भी करेंगे। तो जब 6% का प्रॉफिट आता है तो हम सेल करेंगे। जो मैंने बैक टेस्टिंग की है वो 6% प्रॉफिट के हिसाब से ही की है, तो आप देख लेंगे कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं 6% के साथ। और 6% का फिगर मुझे इसलिए भी पसंद आया, महेश सर ने ये फिगर हमें दिया है, एफडी में जो 1 साल के रिटर्न है वो 6% के हैं। तो सपोज आपने कोई एफडी की होती 6% की और वो 1 साल बाद जाके आपको 6% देती,
वर्सेस आप इस स्ट्रेटजी में किसी एक ईटीएफ में लगाते हैं, वो विद इन 57 डेज, जो मेरे बैक टेस्टिंग में रिजल्ट आया 57 डेज यानी कि लेस देन 2 मंथ्स, 6% आपको दे रहा है। एवरेज है ये, किसी में ज्यादा दिन लगे किसी में कम दिन लगे, लेकिन ऑन एन एवरेज 57 डेज में हमें मिल जा रहे हैं 6%। इसलिए ये 6% का फिगर बहुत सही है। ओके, और इस शीट में आपको कहाँ दिखेगा कि कौन कौन से आपके ईटीएफ एलिजिबल हैं सेल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एलिजिबल ईटीएफ फॉर सेलिंग, ठीक है। और इसमें चेक टारगेट, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 6% पे रहेगा आपका, लेकिन सपोज एक सिनेरियो होता है कि आपने सारा पैसा, जो भी टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल आपके पास था इस स्ट्रेटेजी के लिए, सपोज 3 लाख रुपीज था, वो सब इन्वेस्ट हो गया है और अभी 6% पे कुछ नहीं आ रहा है और न्यू बाइंग आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो उस सिनेरियो में, 6% से थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं अपना टारगेट। यहाँ 5% पे चेक कीजिए कुछ अवेलेबल है। जैसे ही आप ये येलो में जो मैंने 5% दिया है, यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं क्या परसेंट चेक करना है। नो एलिजिबल ईटीएफ, कुछ एलिजिबल नहीं है, 5% तक कोई नहीं पहुंचा। 4% चेक कीजिए, कुछ नहीं है। 3% चेक कीजिए, 3% पे ये 3 ईटीएफ है। यहाँ नोशनल प्रॉफिट परसेंट जो लास्ट कॉलम है वहां पे आपको दिख जाएगा कि अभी इस ईटीएफ में जो हमारी होल्डिंग है वो नोशनल प्रॉफिट कितने रुपीज वाइज 1069 है और परसेंटेज वाइज 3.49% है। और इससे क्या होगा, अगर मैं ये बेचता हूं, मेरा कितना कैपिटल फ्री हो जाएगा, 30,674 रुपीज का कैपिटल भी फ्री हो जाएगा जो इन्वेस्टेड है, प्लस जो प्रॉफिट आएगा 1000 का, यानी कि 31,674 समथिंग मेरे को फ्री हो जाएगा, जो नए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अवेलेबल कर लूंगा अपने लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका सारा कैपिटल इन्वेस्ट हो चुका है और 6% के टारगेट नहीं आ रहे हैं, वहां पे आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, या आप थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि मिनिमम 1000 प्रॉफिट होगा या मिनिमम 500 प्रॉफिट होगा इतने अमाउंट पे, या मिनिमम 3% होगा, तो मैं ऐसी सिचुएशन में बेच दूंगा। ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं आएगी तब तक ये करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप 6% पे टिके रहिए। और महेश सर के वीडियो में तो ये नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग पे कहा है कि एक दिन में एक ईटीएफ सेल करना है, यानी कि ईटीएफ की बाइंग लिमिट एक दिन में एक है, सेलिंग लिमिट भी एक रखने वाले हैं। और बैक टेस्टिंग में मैंने देखा भी कि ये एक फायदेमंद चीज है। कैसे? तो बैक टेस्टिंग में मैंने क्या देखा, किसी एक दिन 6% के टारगेट 3 अलग अलग ईटीएफ में हो रहे थे। तो बैक टेस्टिंग में तो मैंने उन्हें तीनों को बेच दिया और रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तब तक महेश सर के ब्लॉग पे ये आया नहीं था, इसलिए मैं जो जो 6% आ रहा था उसको सब कुछ बेच रहा था, उसमें कोई लिमिट नहीं थी कि एक दिन में एक ही बेचना है। तो वहां मैंने देखा कि 6% पे जो जो आए वो बेच दिए। उनमें से कुछ अगले दिन 7% चल गए और कुछ अगले दिन और परसेंट ऊपर चले गए, यानी कि मैंने जो 6% पे बेचा होता, एक दिन में एक ही बेचा होता तो वो 6% पे चला जाता। मैंने वेट किया होता एक और दिन, तो उन दोनों बाकी ईटीएफ में से एक और कोई चांसेस थे कि वो 7% पे चला जाता। एक और चांसेस था कि थर्ड दिन तीसरा ईटीएफ 7% या 6% दे देता। तो ये वाले रीजन की वजह से एक दिन में एक सेल करना है हमें ईटीएफ। ये जो सारे मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ और रूल्स बता रहा हूँ, ये उनके लिए हैं जो ज्यादा माथापच्ची किए बिना, कोई चार्ट्स वार्ट्स नहीं देखने हैं, सिर्फ शीट को देखना है, उनके लिए ये सिंपल रूल्स हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट इसमें बन जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा अच्छे खासे का मतलब क्या है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी एडवांस नॉलेज है, जिनके पास ज्यादा टाइम होता है दिन में, जो चार्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं, वो अपने प्रॉफिट को एनहांस कर सकते हैं, 6% के बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मार्केट गिर रहा था लगातार, तब तो 6% आ रहे हैं तो 6% लेते रहिए, लेकिन जब मार्केट फिर से बुल फेज में आ जाता है तो आप 6% से ज्यादा टारगेट भी देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो ये सब चीजें एनालाइज कर सकते हैं कि कब मार्केट किस फेज में है, क्या पॉसिबिलिटीज है ज्यादा प्रॉफिट लाने की। लेकिन जो सिंपल रूल रखना चाहते हैं कि भाई शीट में आया तो मैं खरीदूंगा, इस रूल के हिसाब से मैं एवरेज करूंगा और जब 6% आएगा मैं बेच दूंगा, वो भी बस दिन के 15 मिनट देने के बाद ये कर सकते हैं। कई बार तो दिन के 15 मिनट की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन आपको कोई भी बाइंग नहीं दिख रही है, कोई भी सेलिंग नहीं दिख रही है, शीट देखी, ओपन करी और विद इन 1 मिनट आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, तो उस दिन तो आपको 15 मिनट से भी कम देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने कोशिश करी है अपनी शीट में ये सब कुछ एक जगह पे आपको देने के लिए, ताकि आपकी ट्रैकिंग आसान हो जाए। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, मैं जल्दी इसका बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 1-2 दिन में ही बना दूं, जिसमें पूरी शीट आपको बताऊंगा कि कैसे अपडेट करनी है, कैसे रिकॉर्ड करना है कि क्या बाय किया है, और कैसे रिकॉर्ड करना है क्या सेल किया है, और फिर ये शीट कैसे बिहेव करेगी बाइंग एंड सेलिंग के बाद, वो सब चीजें मैं आपको उस पार्ट 2 वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। स्ट्रैटेजी हमें समझ में आ गई कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो ऐसा करने पर जो मैंने बैक टेस्टिंग करी इन रूल्स के साथ, उसमें क्या रिजल्ट्स आए। तो सबसे पहली बात तो इसकी बैक टेस्टिंग ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं था। 83 ईटीएफ से महेश सर की लिस्ट में, और उनका ये चेक करना ऑटोमेटिकली कि किस दिन कौन सा ईटीएफ किस रैंक पे आ रहा है, किस दिन कौन सा ईटीएफ 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, क्या हमने ऑलरेडी उसे खरीद लिया है, क्या उसका लास्ट परचेज प्राइस है और लास्ट परचेज प्राइस से कितना नीचे गिरा हुआ है, कौन सा सबसे ज्यादा गिरा हुआ है,
कोशिश मैंने की थी लेकिन वो सफल नहीं हुई, तो अल्टीमेटली मुझे इसकी मैनुअल बैक टेस्टिंग करनी पड़ी और उसी के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने ऐसे नहीं कि एक ही महीने का किया, मैंने 10 महीने की मैनुअल बैक टेस्टिंग करी। इसकी बैक टेस्टिंग करते करते मेरी बैक की भी टेस्टिंग हो गई, तो मुझे पता चल गया मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ और कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं आपको वो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। पहले यहाँ समरी दिखाता हूँ, फिर आपको शीट में दिखाऊंगा जहां मैंने किया है, और ये शीट आपसे शेयर भी कर दूंगा, किसी को चेक करना हो तो वो जाके चेक भी कर सकता है, देख भी सकता है। तो टेस्टिंग पीरियड मैंने लिया 15 जून 2022 से लेके 19 अप्रैल 2023। ये पीरियड क्यों लिया? क्योंकि इसमें 83 ETFs थे। तो सबसे पहले तो मैंने ETFs को कम किया, क्योंकि 83 के साथ करना तो बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने ETFs को ये रूल लगाया। तो सबसे पहला फिल्टर मैंने ये लगाया कि जो 10,000 के डेली वॉल्यूम से नीचे वाले ETF थे उनको हटा दिया। ठीक है, यहां से मैंने डेली एवरेज वॉल्यूम निकाली और उनको हटा दिया। सेकेंड रूल मैंने ये लगाया कि कई सारे इंडाइसेस के जो 83 थे, कई सारे अंडरलाइंग एसेट, किस ETF किस पे बेस्ड है उसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, लाइक निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी FMCG, ये सारे अंडरलाइंग एसेट हैं। कई सारी कैटेगरी में 5, 6, 7 भी ETF थे सेम अंडरलाइंग एसेट के, तो मैंने उन्हें मैक्सिमम 3 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ओके, क्योंकि मुझे लीफो इफेक्ट भी देखना था, उनकी डाइवर्सिफिकेशन सेम सेक्टर में देखनी थी, तो मैंने कहा एक नहीं रख सकते, एक से ज्यादा रखना पड़ेगा, और 2 में भी उतना फील नहीं आएगा, तो कम से कम 3 रखता हूँ। तो जिसमें 3 अवेलेबल थे उसमें 3 रखे, किसी में तो सिर्फ एक एक भी अवेलेबल थे तो ऑफकोर्स उनमें एक एक रखे। तो सब कैटेगरी से मैंने मिनिमम 1 रखा और मैक्सिमम 3 रखा। ये फिल्टर लगाने के बाद मेरे पास बच गए 34 ETFs। जो ये शीट आपको दिख रही है, इस शीट में 34 ETFs हैं, ये फिल्टर्स लगाने के बाद जो मेरे पास आए और जिसपे मैंने बैक टेस्टिंग की है। और उसके बाद मैंने ये चेक किया कि ये जो ETFs हैं ये कब से लिस्टेड हैं, इनका डेटा गूगल फाइनेंस में कब से अवेलेबल है, क्योंकि एक एक का डेटा चाहिए था मुझे हर दिन का। तो ये देखा मैंने कि मई 2022 ऑनवर्ड्स इन सब का डेटा अवेलेबल था, तो मैंने बैक टेस्टिंग स्टार्ट करी मई 2022। जून से बाइंग शुरू हुई, क्योंकि हमें 20 DMA पता होना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो 20 DMA मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है, 20 ट्रेडिंग डेज इज 1 मंथ। तो मई का मंथ वहां चला गया और जून 15 से पहली बाइंग आई जहां पे मैंने टेस्टिंग शुरू करी। तो अलग अलग शीट्स आप यहाँ देख सकते हैं, और ये तो सिर्फ एक शीट है, मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग आइट्रेशंस, अलग अलग शीट्स बनाई थी, जो मैं आपको यहाँ दिखा के पकाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि काफी मेहनत लगी है इसकी मैनुअल बैक टेस्टिंग में भी, और इससे पहले जो मैंने कोशिश करी थी इसकी ऑटोमेटिक बैक टेस्टिंग में, उसमें भी। तो बैक टेस्टिंग में मैंने फिर रिकॉर्ड किया कि खरीदा हुआ माल है, मतलब जो हम अभी होल्ड कर रहे हैं, जो हमने बाय किया हुआ है, थोड़े मैंने फैंसी नेम दे दिए हैं दुकान वाले चीज से उठा के, खरीदा हुआ माल। और कितनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल में लेके चला, 5 लाख। और महेश सर ने कहा कि हमें इसे 60 से डिवाइड करना होता है ये निकालने के लिए कि पर बाय हमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो 60 से डिवाइड करके ये आता है 8,333, और हमारा सेलिंग टारगेट 6%। ये चीज मैं यहाँ पे चेक करते हुए चला, किस दिन क्या बाय आया, किस दिन किसका एवरेज आया, किस दिन कौन सेल हो रहा है, एक एक दिन का करा मैंने। साथ में ये भी नोट करते हुए चला कि किस दिन कोई बाय नहीं आया, वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है, उसका एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जब जब बाय हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखता रहा, उसका एवरेज प्राइस वगैरह सब कुछ निकाला, और जिस दिन उसका 6% टारगेट आया, सारे के सारे उस ETF के यूनिट्स बेच के यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए कि ओके ये इतने यूनिट्स बिके हैं, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ है। और साथ में ये भी नोट डाउन किया कि उस वक्त तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया था, ताकि ये आइडिया रहे कि 5 लाख अगर हम लेकर चल रहे हैं तो 5 लाख तक हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, उसके लिए मैंने ये किया था। तो 5 लाख तक हम नहीं पहुंचे, मैक्सिमम जो हमारा इन्वेस्टमेंट गया ऑन अ डे, जो अभी करंटली है, जो मैंने लास्ट टेस्टिंग करी थी, 4,44,068 रुपीज तक गया था, और हम लेके चले थे 5 लाख, यानी कि अभी भी हमारे पास बाइंग पावर है, मतलब और हम खरीद सकते हैं अगर इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग कंटिन्यू मैं करता। तो यानी कि कैपिटल एग्जॉस्ट नहीं हुआ, 10 मंथ्स का पीरियड है। ठीक है, वापस एनालिसिस पे जाऊं तो 10 मंथ्स का ये पीरियड है, और इसमें प्रॉफिट हुआ बुक 43,657। अब इसको एनालाइज करते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि कितना पैसा लगा हमारा। तो एवरेज इन्वेस्टेड, देखिए इस स्ट्रैटेजी में एक साथ तो सारा पैसा लगता नहीं है, धीरे 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 करके लगता है, बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, पैसा फ्री होता है, फिर लगता रहता है। तो इसमें XIRR निकालता वैसे मैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था तो वो मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैंने एक रफ आइडिया लेने के लिए एवरेज इन्वेस्टेड निकाला कि हमारा जो भी ये मैक्सिमम था इसका एवरेज निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे इस शीट में दिया है, वो चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं एवरेज इन्वेस्टेड, और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। ये जो 43,600 का प्रॉफिट है, इस एवरेज इन्वेस्टेड का कितना परसेंट है, वो है 18%। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती रहती है, इसलिए हमें एवरेज देखना है। लेकिन साथ ही कई लोगों को ये भी होता है कि ओके मैक्सिमम इतना इन्वेस्ट हुआ, तो उस पे परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो कितना है। तो मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ 4,44,000, और यही प्रॉफिट इस पे देखें तो वो होता है 9.83% 10 मंथ्स के पीरियड में।
और मैक्सिमम इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट, क्योंकि हम प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हमें अवेलेबल है वो इन्वेस्ट भी हो रहा है, री इन्वेस्ट। तो जो प्रॉफिट हमने बुक किया, मैंने अगर मैक्सिमम इन्वेस्टेड से माइनस कर दूं तो मेरे पॉकेट से जा रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 10.1 यानी कि ऑलमोस्ट 11% इन 10 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में एक्सपोलेट करूं इसे तो अराउंड 12% आप मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है इसकी एनालिसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लास्ट आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पहुंच रखा था 4,43,000, 4,44,000 जो मैंने अभी आपको फिगर बताई। यानी कि बहुत सारे ईटीएफ हमारे होल्डिंग में है इस वक्त। जैसे ही मार्केट और या फिर पर्टिकुलर ईटीएफ की कैटेगरी बाउंस करती है, ऊपर जाती है, तो वो बिकते हुए चलेंगे और मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा इन्वेस्ट हो गया है, अगर और बाइंग नहीं आती है तो वो नहीं बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि न्यूमरेटर में प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टेड है, तो जैसे जैसे सेलिंग आएगी हमारा न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं कुछ गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, मैं कभी देता भी नहीं किसी स्ट्रैटेजी की, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस बताता हूं कि कैसे किसी चीज को एनालाइज करते हैं। और कई लोग इसे नेगेटिवली ले लेते हैं, सिर्फ 10% इससे क्या होता है। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए नहीं है जो पूरा सिनेरियो नहीं समझते हैं कि हम धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हमारा लगातार प्रॉफिट आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको 30-40% मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये वाली स्ट्रैटेजी को आपको देखना भी नहीं है, अपनी वो स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कीजिए। और ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उनमें कितना स्किल्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या क्या टूल्स यूज करने पड़ते हैं, वो बहुत चीजें, क्योंकि मैं पर्सनली भी करता हूँ वो सब चीजें। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, दिन के 15 मिनट आपको देने पड़ रहे हैं, आप पीसफुली सेफली एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं जहां पे आपको अपने पैसे डूबने का डर बहुत ही कम है। तो उसमें अगर आप साल के 12% निकाल लेते हैं, वो भी मैक्सिमम इन्वेस्टेड पे, XIRR फॉर्म में तो ये अराउंड 15% 16% आराम से होगा। तो उसके हिसाब से इसे एनालाइज कीजिएगा। तो आपको अगर रिटर्न्स पसंद आते तो आप कर सकते हैं, नहीं पसंद आते तो ऑफकोर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली ये वाली स्ट्रैटेजी मेरे उसका पार्ट बनने वाली है पोर्टफोलियो का, क्योंकि मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था। उसके कंपैरिजन में ये एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहां पे हम 1% गिरता है तो बाइंग करते हैं, उसके बाद 5% और गिरता है तो बाय करते हैं, उसमें उतना रोटेशन जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्योंकि हम 20 DMA देख के कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अच्छी एंट्री दिलाता है, काफी सस्ते दामों पे एंट्री दिलाता है, अच्छी एवरेजिंग कराता है, और फिर हमें जल्दी एग्जिट भी दिलाता है। ठीक है, तो इसी एनालिसिस को थोड़ा और बताता हूं आपको, मैंने क्या चेक किया। ओके, तो ये टेबल है मंथली प्रॉफिट्स का। तो आप देखेंगे हमने जून से स्टार्ट किया था, जून में प्रॉफिट आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई प्रॉफिट नहीं आया, जो मैंने यहाँ लिखा है नो प्रॉफिट्स इन सितंबर। तो ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह से मत सोचिएगा कि हर महीने आएगा ही आएगा। कई बार मार्केट ऐसे सिचुएशन में होता है कि कुछ भी माल बिक नहीं रहा होता है, वहां पे बाइंग चल रही होती है हमारी, तो हम एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट आप यहाँ देखेंगे। तो सितंबर में क्योंकि हम एक्यूमुलेट कर रहे थे, कोई प्रॉफिट नहीं आया, कुछ नहीं बिका। अक्टूबर में थोड़ा बिका, लेकिन नवंबर में देखिए हाईएस्ट सेलिंग हुई हमारी 14,360 की। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, साइकिल इसी तरह चलती है, कभी हमारा बाइंग चल रहा होता है, फिर कभी हमारा नो सेलिंग जोन आ जाता है, और कभी हमारा एक साथ बहुत सारा सेल होता है। वही जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अभी हमारा 4,43,000 इन्वेस्ट हो रखा है, जैसे ही इसमें सेलिंग आएगी काफी अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा, और वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई। और एवरेज प्रॉफिट, तो जो हमारा टोटल 10 मंथ्स का पीरियड है, और मैं टोटल प्रॉफिट को से डिवाइड कर, तो एवरेज प्रॉफिट पर मंथ 4,635। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रॉफिट्स को और एनहांस किया जा सकता है अगर आप थोड़े एडवांस स्किल्स वाले बंदे हैं, चार्ट रीडिंग जानते हैं, आप ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को, तो 6% के बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं कई सिचुएशन में। आप चार्ट्स पे ये बाइंग और सेलिंग अगर रीड करेंगे, कब बाय हुआ है, कब सेल हुआ है, जिस दिन सेल हुआ है उसके बाद देखेंगे आप, फिर भी वो ETF भाग ही रहा था। तो अगर हमारे पास ऐसे स्किल्स हैं जो हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भागते हुए को और प्रॉफिट बढ़ाएं, तो ऐसी स्किल्स के साथ अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट, ये जो बैक टेस्टिंग है, ये उस हिसाब से है कि आपको और कुछ हासिल करना ही नहीं है, सिर्फ चार्ट भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ शीट को देखना है, उसके हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग करनी है, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो एफर्ट्स बहुत कम है, टाइम बहुत कम लगता है, उसके हिसाब से जज कीजिएगा कि कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। और एवरेज होल्डिंग डेज पर ETF 57, विच इज लेस देन 2 मंथ्स, यानी कि 2 मंथ्स के अंदर हमारा रोटेशन हो जा रहा है, और ये एवरेज है। किसी में ज्यादा समय लगा ETF बेचने में, किसी में कम समय लगा, जो कि आप इस शीट में भी देख पाएंगे होल्डिंग डेज में, कि किसी में ऊपर से देखें अगर आप 13 डेज, 11 डेज, 25, 20 अलग अलग है, तो 57 डेज से कम भी है बहुत सारे, और यहाँ 100 डेज लग गए, यहाँ 127 डेज लग गए, 132 डेज लग गए, तो उससे ज्यादा भी है। तो एवरेज 57 डेज में हम रोटेट कर रहे थे, अपने ETF को सेल कर रहे थे।
और कई लोग ये भी पूछते हैं कि ब्रोकरेज वगैरह कितना लगता है, उसका भी मैंने कैलकुलेशन किया है। तो अप्रोक्सीमेटली 3050 का ब्रोकरेज लगता है, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स जिस तरह का ब्रोकरेज देते हैं, मैंने जीरो धा के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो 3000 का ब्रोकरेज, तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से 3000 माइनस कर दीजिए, लाइक 4600 का आपका नेट प्रॉफिट होता ब्रोकरेज के बाद। इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसमें भी अलग अलग रूल्स हैं। ये सिर्फ खर्चा है कि ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो लगते हैं, एसटीटी वगैरह, वो कितना लगता लगभग। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि ये स्ट्रैटेजी है एक बेटर रिप्लेसमेंट। जो ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे थे वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये उसका एक बेटर रिप्लेसमेंट है। तो मैं स्विच करने वाला हूँ, हाँ जी, और मैं इसको सोलर पीकेपी में भी इंक्लूड करने वाला हूँ। अपनी जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही। लेकिन मैंने जो बैक टेस्टिंग करी है सोलर पीकेपी के लिए उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो सोलर पीकेपी जो लोग जानते नहीं, मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं उसके वीडियो के बारे में। ओके, तो हमने समझ लिया कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या आए। इसकी शीट्स भी मैं आपको दे दूंगा, जो शीट मैंने आपके लिए बनाई है। एक तो ये बैक टेस्टिंग जिसमें मैंने की थी, अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं वो वहां से आप देख सकते हैं। और जो शीट मैंने आपके लिए बनाई है जो डेली बेसिस पे आपको यूज करनी है, तो इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ हद तक आपको बता दिया है कि कब न्यू ईटीएफ खरीदना है, कब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईटीएफ खरीदना है, कब सेलिंग करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब चीजें यहाँ ऑटोमेट करके मैंने आपको दे दी है। जब खरीदेंगे तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है यहाँ खरीदा हुआ माल में, जब एवरेजिंग करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करना है, जब सेल करेंगे तो क्या करना है, वो सारे स्टेप्स मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ताकि वो उस पर फोकस्ड हो और वो वही लोग देखें जो इस स्ट्रेटजी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। तो अगर आपको मेरी मेहनत लगता है कि आपके काम आने वाली है, ये शीट आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जहां से अगर आप मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं उससे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपसे वीडियो के पार्ट 2 में। नमस्कार।